आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस अध्याय 13 चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, जो कि 9 क्लास का साइंस चैप्टर 13 है। तो इस चैप्टर को बढ़िया से समझिए तो आप बीमार नहीं होइएगा, है ना, क्या जान जाइएगा बीमार क्यों होते तो नहीं होना है। सबसे पहले समझ लेते हैं, बीमारी को जानने से समझेंगे पहले कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस चैप्टर हमको क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य पढ़ना है किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। कोई व्यक्ति है, उसका सामान्य शारीरिक यानी शरीर ठीक हो, मानसिक अवस्था भी ठीक हो, तो कहेंगे कि वो स्वास्थ्य, सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था को ही उसका स्वास्थ्य कहेंगे। और व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तिगत यानी पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, और अगर सामुदायिक यानी आसपास के लोग, आसपास के समाज में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ को समझेंगे। उसके बाद रोग पढ़ेंगे, रोग का प्रकार पढ़ेंगे कि रोग होता क्या है और रोग का प्रकार क्या है। तो एक होता है तीव्र रोग, एक होता है दीर्घकालीन रोग, एक संक्रामक रोग, एक आक्रामक रोग। ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद संक्रामक रोग के अंदर आएंगे तो मिलेंगे रोग फैलने के साधन, जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये बीमारी फैलने का साधन है। उसका फिर निवारण पढ़ेंगे, निवारण समझेंगे कि संक्रामक रोग का निवारण कैसे करें और इसका उपचार, दवाई और एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर निवारण में एक सामान्य विधि देखेंगे, जनरल वेज यानी सामान्य विधि से कैसे निवारण करें, और रोग विशिष्ट विधि यानी स्पेशल बीमारी, कौन सा बीमारी को किस टाइप से निवारण किया जाए, और एक प्रतिरक्षाकरण। ये 3 चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नज़र में अध्याय को देख लिए। किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। ये स्वास्थ्य का डिफिनेशन याद रखिएगा। किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है, यानी शरीर ठीक ठाक हो, शरीर जो है उसका शरीर और मानसिक, मन और तन दोनों की अवस्था को ही स्वास्थ्य कहेंगे। WHO क्या है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। तो WHO स्वास्थ्य को डिफाइन इस तरह से करता है कि स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और इसके अलावे सामाजिक अवस्था भी है। मतलब शारीरिक अवस्था जो है उसको भी, शारीरिक और मानसिक यानी शरीर, इसमें तन मन दोनों आ गया, और समाज, आसपास के लोग, समाज का जो अवस्था है वो सारा अवस्था को स्वास्थ्य कहेंगे। यानी कि इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ है तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है, ठीक है। लोगों को स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रखने के प्रति जागरूक हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल, याद रखिएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक नंबरी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा इसको। स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। तो स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था, यानी स्वास्थ्य अच्छा है कब कहेंगे, जब शरीर तो ठीक ठाक रहे, मानसिकता ठीक ठाक रहे, और सामाजिक तौर से भी ठीक ठाक रहे, यानी कार्य उचित प्रकार से हो, सामाजिक कार्य भी उचित प्रकार, मतलब काम धंधा भी उचित प्रकार से हो, समाज का कार्य, तब कहेंगे कि हाँ अच्छा स्वास्थ्य। रोग का शाब्दिक अर्थ असुविधा है। रोग का शाब्दिक अर्थ यानी इस शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो असुविधा है। ऐसा नहीं कि रोग का मतलब है कि हम कोनो बीमार पड़ गए, मलेरिया, टाइफाइड हो गया, तब कहेंगे कि हम रोगी हैं, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है। मेरा स्वास्थ्य तब भी गड़बड़ हो सकता है जब हमारा आसपास के समाज गड़बड़ चल रहा हो, ठीक है। रोग के विभिन्न कारण क्या क्या है। वायरस है, अभी वायरस देखिए 2 साल से पूरा दुनिया को तहस नहस कर दिया है, कोरोना। तो ये वायरस एक है, बैक्टीरिया है और कवक सब भी है, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया, संतुलित आहार और सार्वजनिक, ये दोनों मुख्य कारण है, वायरस और बैक्टीरिया।
उसके बाद देखते हैं संतुलित आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण भी होता है। रोग का कारण ये भी हो सकता है, संतुलित आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण भी बीमारी होती है। कम समय तक रहने वाला बीमारी को तीव्र रोग कहते हैं। ये एक नंबरी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, याद रखिएगा इन सब पॉइंट को। कम समय तक रहने वाला रोग जो है उसको तीव्र रोग कहेंगे, और अधिक समय तक रहने वाले रोग को दीर्घकालीन रोग, जो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है उसको दीर्घकालीन रोग कहेंगे, और तुरंत ठीक होता है उसको तीव्र रोग। जीवों का स्वास्थ्य उनके पास पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। तभी बोले कि पर्यावरण को भी निर्भर करेगा, आसपास के लोगों पर भी निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि शरीर स्वास्थ्य है इसका मतलब हम स्वास्थ्य ना, पर्यावरण भी सही होनी चाहिए और आसपास के लोग अगर सही है तब हम मानेंगे कि हम पूरी तरह से स्वास्थ्य है, वरना सिर्फ बीमारी का ना होना स्वास्थ्य का संकेत नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। क्या क्या है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां, उन्हें समझते हैं। पहला परिस्थिति है अच्छा भौतिक पर्यावरण, यानी हम जहाँ रह रहे हैं उस वहाँ आसपास का पर्यावरण सही हो, अच्छा हो। अच्छा सामाजिक वातावरण, समाज के लोग अच्छे हों। संतुलित आहार करें। अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार मिले। रोजगार ना मिलना भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छी आर्थिक स्थिति यानी पैसा कौड़ी होना भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, ये भी स्वास्थ्य को प्रभाव करता है। शरीर बहुत हट्टा खट्टा है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है लेकिन बेरोजगार है, आर्थिक स्थिति खराब है, दो कौड़ी के लिए किसी से मोहताज है, तो क्या है सबसे बड़ा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा है। बीमार शरीर में बीमारी कुछ ना होते हुए भी हम बीमारियां की तरह रहेंगे। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अच्छी आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए, रोजगार भी होनी चाहिए, वरना ये भी आपका स्वास्थ्य को प्रभाव करता है, ठीक है। रोगाणु को मारने के लिए उपचार इलाज जरूरी है। रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है, इसका मतलब समझिए रोग का निवारण करने का प्रयास करें, उपचार नहीं। उपचार कब होता है जब हम बीमार पड़ गए तो दवा कर रहे हैं, वो उपचार हुआ। तो उपचार से अच्छा है निवारण, यानी कि बीमारी को आने ही ना दे, जिस कारण से बीमारी हो रही है उस कारण को ही खत्म कर दे। तो रोगों का निवारण सफल उपचार के अपेक्षा अच्छा है, ठीक है। अच्छे इलाज से बेहतर है कि रोग का निवारण किया जाए, जड़ से उसको खत्म किया जाए। अब समझते हैं और अच्छे से डीपली थोड़ा कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था है। ये तो बहुत पहले समझ चुके हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवस्था है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, तो खैर ये हो गया था ना। स्वच्छ भौतिक और सामाजिक पर्यावरण होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, साफ पीने का पानी होनी चाहिए, पीने का पानी भी साफ ना हो, संतुलित आहार ना मिले तो भी बीमारी हो जाएगी, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। और अच्छी आर्थिक स्थिति यानी पैसा उसा होनी चाहिए और रोजगार का अवसर होना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ा बीमारी तो अभी यही है, रोजगार और आर्थिक स्थिति सबका गड़बड़ चल रहा है। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत यानी हमारा पर्सनल जो प्रॉब्लम है, और सामुदायिक समस्याएं यानी समाज का जो प्रॉब्लम है, दोनों हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है इसको समझते हैं। ये बार बार सामुदायिक स्वास्थ्य आ रहा है, ये क्या है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक यानी कम्युनिटी समस्या है। ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं है स्वास्थ्य होने, और व्यक्तिगत यानी पर्सनल स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपके आसपास के समुदाय को स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। समुदाय में आसपास सही है तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर आप शरीर से कुछ बीमारी से ग्रस्त ना हो और अगर आपका समाज गड़बड़ चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
सब जैसे तैसे रह रहे हैं, दिन भर आ रहा है हल्ला गुल्ला करने का आवाज़, तो ये सब क्या आपका स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ेगा। जीवों का स्वास्थ्य उनके पास पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, कोई भी जीव है उसका स्वास्थ्य उनके आसपास पास पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। रोग मुक्त और स्वास्थ्य रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था है। तो रोग मुक्त यानी बीमारी से मुक्त पाने, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण जरूरी है, अनिवार्य है। इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था यानी दोनों सही होनी चाहिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब एक चीज समझते हैं कि स्वास्थ्य रहने और रोग मुक्त में क्या अंतर है। एक होता है हेल्दी और एक होता है डिजीज फ्री, यानी ये रोग मुक्त है, बीमारी से मुक्त है, और एक है कि ये स्वास्थ्य है। तो दोनों में कौन ठीक है? तो एक रोग मुक्त है और एक स्वास्थ्य है, तो ये दोनों में कौन सही है और दोनों में क्या फर्क है कि रोग मुक्त होना और स्वास्थ्य रहना। तो देखिए इसे समझिए, रोग मुक्त होना मतलब है कि बीमारी नहीं है, इसका कोई भी बीमारी नहीं है इसका शरीर में, तो ये रोग मुक्त है। ठीक है, तो रोग बीमारी शरीर का, सिर्फ अपने शरीर के अंदर बीमारी नहीं है, बीमारी किसी प्रकार का कोई उसमें तकलीफ नहीं है शरीर में, तो वो रोग मुक्त है। लेकिन स्वास्थ्य जो है वो अपना शरीर पर डिपेंड नहीं करता है। तभी से पढ़ रहा है कि स्वास्थ्य मानसिक, एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चीज अवस्था है। तो यानी सिर्फ शरीर सही रहेगा तो उसको हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य कब कहेंगे, कब हम कहेंगे कि हम हेल्दी, जब हमारा शरीर भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, यानी शारीरिक और मानसिक, और आसपास का पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण भी ठीक हो, आसपास के लोग भी स्वस्थ हो, यानी कि शारीरिक, मानसिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सामुदायिक यानी समाज सभी ठीक ठाक चल रहा है, तब कहेंगे कि हम स्वास्थ्य है। तो ये दोनों में मेन फर्क है। रोग मुक्त होना सिर्फ शरीर के अंदर बीमारी नहीं है, रोग मुक्त है। लेकिन स्वास्थ्य कब है, जब हमारा शरीर और मन भी ठीक हो, शरीर भी ठीक हो, आसपास के लोग जो हम रहते हैं जिस कम्युनिटी में, वो कम्युनिटी सही हो, पर्यावरण सही हो, खाने पीने के लिए अच्छा प्रबंध हो, यानी संतुलित आहार मिल रहा हो, स्वच्छ जल मिल रहा हो, और एक क्या, रोजगार हो, आर्थिक स्थिति सही हो, तब कहेंगे हम अच्छे स्वास्थ्य है। ठीक है, तो ये दोनों में मेन फर्क है। तो यहाँ देखिए क्या क्या फर्क लिख सकते हैं। मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे, तब कहेंगे कि हाँ स्वास्थ्य है ये। रोग मुक्त कब कहेंगे, ऐसे अवस्था है जिसमें बीमारी का अभाव होता है, यानी बीमारी नहीं होती है। हेल्थी में क्या लिख सकते हैं, और स्वास्थ्य में कि व्यक्तिगत, भौतिक और सामाजिक ये वातावरण है। और ये रोग मुक्त होना क्या, व्यक्तिगत चीज है, ये खुद अपना शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो रोग मुक्त है। स्वास्थ्य में और क्या होगा, व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, और इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। गारंटी नहीं कि इसमें स्वास्थ्य अच्छा है, रोग मुक्त है मतलब स्वास्थ्य अच्छा है, ये गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें गारंटी है कि इसका स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि पर्यावरण सही है, आसपास के लोग सही है, रोग मुक्त है तो पर्यावरण स्वास्थ्य सही है। लेकिन रोग मुक्त होने से ये मतलब नहीं है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोग तथा इसके कारण को अब समझते हैं कि ये बीमारी क्या है और ये कारण इसका क्या है। तो रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, बीमारी कैसा दिखता है, उसको पहले समझते हैं। जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रंग रूप खराब हो जाता है। बीमार आदमी पड़ता है तो क्या होता है, आदमी का शरीर का एक या एक से अधिक अंग या तो कार्य करने में दिक्कत करने लगता है, या उसका रंग रूप खराब हो जाता है। जैसे पेट दर्द दे रहा है, तो जैसे मलेरिया हो गया तो खाने पीने में रुचि नहीं है, ये कमजोरी टाइप का लग रहा है ना, सर दर्द दे रहा है, ये कोई ना कोई अंग जो है वो थोड़ा सा कार्य करना कम कर देता है या खराब हो जाता है रंग रूप उसका। तो इससे भी एक पता चलता है कि हाँ कोई बीमारी हमको हो रही है या हुई। और क्या लक्षण है, तो किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोगों का लक्षण है। यानी कोई अंग है या कोई अंग तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इस सब में कोई दिक्कत हो रहा है, वो भी एक सिम्टम है, यानी कि लक्षण है बीमारी का। लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है और रोग की पुष्टि
के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। तो जिस तरह का लक्षण है उस लक्षण के हिसाब से चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, उसके विशेष जो रोग है उसको पहचानने का प्रयास करता है और उसी के हिसाब से चेक करवाता है, टेस्ट करवाता है। जैसे छाती दर्द दे रहा है तो ईसीजी सब करवाता है ना, हार्ट से संबंधित जांच करवाता है, पेट दर्द कर रहा है तो अल्ट्रासाउंड ये सब कराता है, कोई हड्डी उड्डी दर्द रहा है तो एक्सरे सब करा रहा है, या ब्लड जांच करवा रहा है कोई बीमारी है तो ये जिस अंग में, जिस अंग तंत्र या जिस अंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, परेशानी हो रही है, उसके हिसाब से वो लोग पता करता है कि यहाँ पे हो रहा है, मान इस टाइप का बीमारी होगा, यानी इस जांच से ये पता चलेगा। तो उसी हिसाब से वो जांच लिखते हैं और टेस्ट करवाते हैं और उसी से पुष्टि करते हैं कि कौन सा बीमारी आपके अंदर है। तो अब रोग का प्रकार समझते हैं। एक होता है तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज कहेंगे इंग्लिश में। तो तीव्र रोग वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए होता है, जैसे सर्दी जुकाम, ये कम समय के लिए होता है, ठीक हो जाता है 2-3 दिन में, ठीक है। एक होता है दीर्घकालीन रोग, नाम से पता चला दीर्घकालीन, दीर्घ माने बड़ा, यानी ज़्यादा दिन तक रहने वाला बीमारी दीर्घकालीन रोग होगा। जैसे अधिक समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालीन यानी क्रोनिक डिजीज कहते हैं। दीर्घकालीन रोग इंग्लिश में क्रोनिक डिजीज कहेंगे। जैसे कैंसर हो गया, एक बार हो गया तो बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। क्षय रोग, टीबी, फील पाँव, जैसे पैर फूल जाता है, हाथी पाँव भी कहते हैं इसको, एलिफेंटिस। तो ये सब बीमारी जो है दीर्घकालीन रोग है, लंबे समय तक रहने वाला या जीवन प्रयत्न रह जाता है, जीवन भर रह जाता है, ठीक है। रोगों का कारण अब देखते हैं, बीमारी का कारण क्या है। तो वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि, वर्म्स, ये सब रोगों का मेन कारण है। वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, और ये सब तो सूक्ष्म जीव है जिसके कारण बीमारी होती है। और इसके अलावे, इन जीवों के अलावे और क्या कारण है बीमार होने का, तो कुपोषण यानी पोषण का सही ना मिलना। तीसरा कारण है आनुवांशिक विभिन्नताएं। आनुवांशिक विभिन्नता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी गुण का ट्रांसफर होना, लक्षण का ट्रांसफर होना। आनुवांशिक माने वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैल रहा बीमारी, तो उसके कारण। पर्यावरण प्रदूषण, हवा पानी सही ना मिलना, पर्यावरण प्रदूषण से भी बीमारी होती है। टीकाकरण का अभाव, टीकाकरण ना हो, टीकाकरण का अभाव हो, जैसे पोलियो का टीका अगर ना मिला, यानी पोलियो ना पिए अगर बच्चे, जब बचपन में छोटे में जब तक 5 साल तक अगर पोलियो ना सही से पिलाया जाए तो क्या होगा, पोलियो बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारा उसी तरह खसरा और क्या क्या बहुत सारा टीका मिलता है, पैदा होता है बच्चा और तो टीका स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो सब टीकाकरण ना मिले, टीकाकरण ना हो तो आगे चल के बीमारी हो सकती है। जैसे अभी कोरोना का टीकाकरण हो रहा है, तो कोरोना का टीकाकरण क्या है कि कोरोना ना हो उसके लिए बीमार होने से पहले ही टीकाकरण लगाया जाता है, ताकि वो बीमारी शरीर में प्रवेश ना करे, वो वायरस, वो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करे तो वो नष्ट हो जाए, शरीर को प्रभावित ना करे। तो टीकाकरण के अभाव में भी बहुत सारे बीमारी होती है, हेपेटाइटिस हो गया है ना। अगला है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो समझते हैं ये संक्रामक रोग यानी फैलने वाला बीमारी जिसको बोलेंगे, और असंक्रामक जो नहीं फैलता है। इन्फेक्शन, संक्रमण मन इन्फेक्शन, और नन इन्फेक्शन एक होता है असंक्रामक। संक्रामक रोग क्या है, तो रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है, रोगाणु या सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया, यह सबसे सूक्ष्म जीवों से होता है, उसको संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में फैलते हैं। कोई संक्रमण है, संक्रमित व्यक्ति है, तो उसके आसपास जो भी स्वास्थ्य व्यक्ति है वहाँ उस तक फैल सकता है, लेकिन आसपास रहने से खाली नहीं फैल जाएगा, उससे किसी प्रकार का कोई संपर्क से फैल सकता है, ठीक है। संक्रामक रोग के उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि। ये संक्रामक रोग उत्पन्न करने का मेन कारक है। जैसे अभी संक्रामक रोग में कोरोना चल रहा है, हाथों मिलाने से फैल जा रहा था, है ना। तो जो सूक्ष्म जीव या रोगाणु से होता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग क्या होता है, एक संक्रमित व्यक्ति यानी बीमारिया व्यक्ति से अच्छा व्यक्ति तक फैल सकता है। असंक्रामक रोग इसका जस्ट उल्टा, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित है, जिसको हुआ वहीं तक सीमित रहेगा, किसी अन्य व्यक्ति तक नहीं फैलता है। जैसे हृदय रोग, एलर्जी, ये सब बीमारी जो है फैलता नहीं है, ठीक है। जिसके ऊपर है वो वही झेलेगा, उसी में रहेगा, ठीक। चलिए
अब कारक देखते हैं क्या क्या कारक है, यानी एजेंट कौन कौन सा है संक्रमण का, इन्फेक्शन का, और उससे कौन कौन सा बीमारी होता है। जैसे विषाणु, वायरस, वायरस से सर्दी जुकाम होता है, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा, और अभी कोविड-19 चल रहा है। ये सारा सब वायरस से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सर्दी जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा। जीवाणु क्या होता है, जीवाणु से क्या होता है, तो हैजा, खसरा, क्षय रोग, टीबी जिसको बोलते हैं, एंथ्रेक्स और टिटनेस, ये जीवाणु द्वारा होता है। कवक, फंजाई जो है उसके उससे क्या होता है, तो उससे दाद, खाज, खुजली वाला जो है दाद, रिंग वर्म हो जाता है। कवक से गोल गोल ऐसे अमीबा जैसे बन जाता है, शरीर में खुजली लगता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, तो मलेरिया, कालाजार, अमीबा पेस्टिस, ये सब होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है, जो कोई मच्छर के काटने से, प्रोटोजोआ मच्छर में छोड़ रहा था, प्रोटोजोआ छोड़ जाता काट के। कृमि जनित रोग, वर्म से कौन सा बीमारी, तो फील पाँव एलिफेंटिस, यानी कि वही पाँव पाँव फूल जाता है वो। देखिए विभिन्न सूक्ष्म जीव को देखते हैं, क्या क्या सूक्ष्म जीव है, कैसा दिखता है। ये एक सूक्ष्म जीव की बैक्टीरिया सब है, ठीक है। संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए SARS बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंकित किए गए हैं। चित्र में सफ़ेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग के बराबर है। यह माप चित्र इस बात को दर्शाता है कि यह कितनी सूक्ष्म वस्तु को देख रहे हैं, यानी बहुत सूक्ष्म ये है ना। ऐसे दिख रहा होगा बड़ा बड़ा इसमें, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म होता है जिसको हम देख ही नहीं पाते, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा दिख रहा है ये सब बैक्टीरिया जीवाणु, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। एक लेशमानिया होती, क्या है देखिए, कालाजार, वयाधिकार, प्रोटोजोआ, ये क्या प्रोटोजोआ एक तरह का लेशमानिया, कालाजार जैसे होती है। यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती, विभाजित होते जीव के तीर द्वारा दर्शाया गया है, यानी ये वाला लेशमानिया है, विभाजित हो रहा है। ये एक था, उसको विभाजित होकर इतना देख रहे, इधर इधर फैल रहा है। तो ये सब सूक्ष्म जीव है, इसको देख लीजिएगा, ये सूक्ष्म जीव अंडा जैसा, ठीक है। ये एक है प्रोटोजोआ, ट्रिप्नोसोमा, ये है। और ये कृमि, गोल कृमि देखिए, पेट में जोंक जोंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पेट में होता है। तो ये वो सब सूक्ष्म जीव है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है उसको समझते हैं। एंटीबायोटिक वह रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु, कवक एवं मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव से ही ये जो है बनाया जाता है। ये दवा जो है वो सूक्ष्म जीव से ही बनाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, मोल्ड हो गया, ये सभी चीज़ों से बनाया जाता है। जिससे बीमारी होती है उसी सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है, जो जीवाणु शरीर के अंदर में रोग को वृद्धि करता है, जीवाणु जो बीमारी फैलाता है शरीर के अंदर, उसके वृद्धि को रोक देता है और उसको नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिक का काम है जीवाणुओं को शरीर के अंदर जो भी बीमारी, जो भी जीवाणु शरीर के अंदर है जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, वैसे भी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और शरीर को प्रभावित होने नहीं देता है। जैसे पेनिसिलिन, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का खोज सबसे पहला एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक क्या है, देखिए एक होता है बीमारी का दवा, जैसे बुखार हुआ तो बुखार का दवा हो गया, बुखार का दवा खाएंगे बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर से वो बुखार हो सकता है अगर एंटीबायोटिक ना ले। और एंटीबायोटिक किस में लिया जाता है, जब सूक्ष्म जीव से बीमार हो तो, है ना, सूक्ष्म जीव वाला में एंटीबायोटिक लेना, वायरस वाला में एंटीबायोटिक नहीं लेते, वायरस वाला में एंटीवायरल लेते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव से अगर बीमारी हुआ है, जैसे मलेरिया हो गया, उसमें एंटीबायोटिक ना लिया जाए अगर, तो फिर बीमारी तो ठीक हो जाएगा लेकिन फिर से वो दोहरा देगा। एंटीबायोटिक लेने से क्या होगा कि बीमारी किस कारण से हुआ है, यानी जिस सूक्ष्म जीव से बीमारी हुआ है उस सूक्ष्म जीव को वो मार देता है, तो फिर दोबारा बीमार होने की चांसेस नहीं है। और अगर खाली बीमारियां का दवा खा लिया, बीमारी तो ठीक हुआ, लेकिन सूक्ष्म जीव जो है अंदर में जो बीमारी कर रहा है वो मर भी नहीं किया है, तो फिर से कर देगा बीमार।
ठीक है। तो इसलिए एंटीबायोटिक जरूरी है, लेकिन इसको ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लेना है, ज़रूरत से कम भी नहीं लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा ले लीजिएगा तो कुछ अच्छा जीवाणु भी तो शरीर के अंदर है, लाभकारी है, उसको भी नष्ट कर देगा, फिर हो जाएगा झंझट है। बहुत से जीवाणु बैक्टीरिया अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। जो जीवाणु होता है वो अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति अपना बना लेता है। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देता है। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है, वो कोई जीवाणु या हानिकारक जीवाणु और अपना कोशिका भित्ति बनाने लगता है शरीर के अंदर। तो उस जो कोशिका भित्ति की बनाने की प्रक्रिया है उसको ये रोक देता है एंटीबायोटिक, और जीवाणु को मार देता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी है। ठीक है। तो ये क्या करता है, यानी सीधा सा मतलब याद रखिएगा कि जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर हानिकारक है, जो बीमारी ये कर रहा है हमें, उस सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है, हमें बीमार होने से बचाता है ये एंटीबायोटिक। ठीक है। ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये बीमारी को ना होने, उसके जिस कारण से बीमार हो रहा है उस कारण को ये नष्ट करता है, बीमारी को ठीक नहीं करता है। बीमार तो हो गए, उसके लिए अलग दवा है। ये एंटीबायोटिक क्या है, क्यों बीमार हुए, कौन बीमार किया था, उसको खोज के मारता है ये। ठीक है। चलिए, संक्रामक रोग कैसे फैलता है उसको थोड़ा सा चित्र से समझिए। ये कुत्ता काट दिया, बीमारी पहुंच जाएगा, है रेबी। खटमल कीट जो है, कीट मच्छर कीट, ये सब काटने से भी। भोजन किसी तरह भोजन द्वारा, पानी द्वारा भी पहुंच सकता है। ये संक्रमित, देखिए संक्रमित व्यक्ति है, ये संक्रमित व्यक्ति है, और इधर ये जो है स्वास्थ्य व्यक्ति है। ठीक है। बीमारी इससे यहाँ तक कैसे फैलेगा उसको देखिए। तो सबसे पहले ये कीट मच्छर इसको काटा, ये वाला मच्छर हुआ इसको काटा संक्रमित वाला को, और यही या कोई कीट इसको काटा संक्रमित वाला को, खटमल उटमल, और यही वाला कीट, यही वाला जो है ये अच्छा व्यक्ति को काट गया, तो यहाँ वाला यहाँ ट्रांसफर हो गया जीवाणु जो भी है, और बीमार कर देगा इसको। ये खाना खाया इसमें, भोजन पानी पिया इसमें, इसी को ये कर लिया स्वास्थ्य व्यक्ति, तो भी फैल गया। इसका ये शर्ट पैंट, ये क्या है, शर्ट पैंट का दिखा रहा है, शर्ट पैंट पहनने से भी हाँ कोई बीमारी कोरोना जैसा रहेगा तो वो भी फैल जाएगा। ये देखिए परोक्ष संपर्क, यानी चाय हुई कुछ भी या उससे भी है। और ये देखिए ये वायु द्वारा, हवा द्वारा भी यहाँ से फैल सकता है, सामने है तो हाथ मिलाने द्वारा भी, और इसके द्वारा तो और ज़्यादा फैलेगा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। ठीक है। तो ये सारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में बीमारी कैसे फैलता है। रोग फैलने का साधन क्या क्या है, बीमारी कैसे फैलता है, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज, यानी संक्रामक रोग जो है वो कैसे फैलता है। संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वास्थ्य व्यक्ति में फैल जाते हैं। सूक्ष्म जीव या संक्रामक कारक हमारे शरीर में निम्न साधनों द्वारा प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं, वायु द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, रोगवाहक द्वारा, यानी कि वही मच्छर कीट ये सब द्वारा, मच्छर मक्खी द्वारा, और लैंगिक संपर्क द्वारा। ठीक है। तो ये संक्रामक रोग फैलने का साधन है। वायु द्वारा कैसे फैलता है, तो छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं। छींकेंगे खांसेंगे, रोगाणु मुंह से निकल के चल गया वायु में, सामने जो है सांस लिया उसके अंदर फैल गया, घुस गया, स्वास्थ्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है ना, जिससे निमोनिया, क्षय रोग यानी टीबी, सर्दी जुकाम ये सब होता है। जल और भोजन द्वारा रोगाणु यानी संक्रामक कारक हमारे शरीर में संक्रमित जल और भोजन द्वारा प्रवेश कर जाता है, जैसे हैजा, अमीबिया पेचिस, हैजा पेचिस, ये सब जल और भोजन के संक्रमण द्वारा फैलता है। मतलब भोजन और जल में संक्रमण है, उसको पी गए खा गए। रोगवाहक कारक क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया करता है, भी बीमारी को रोगवाहक का कार्य करता है, जैसे मलेरिया, डेंगू कौन, मादा एडिस मच्छर है ना, दोनों मादा के काटने से होता है। देखिए नर का काटने से, लड़का का काटने से नहीं होता बाबू, है ना, इसलिए लड़की से बच के रहिएगा। लड़की के काटने से होता है मादा एनाफिलीज मच्छर और मादा एडिस मच्छर, दोनों का काटने से। एगो काटेगा तो मलेरिया आ रहा है, वो काटेगी तो काटेगा नहीं, काटेगी है। एनाफिलीज काटेगी तो मलेरिया, एडिस काटी तो क्या हो गया, डेंगू, और लेडीज काटी तो सीधे लवेरिया, है ना। तो ये सब बच के रहना, इसलिए मादा जात से, है ना। मादा एनाफिलीज काटे तो मलेरिया, डेंगू, किससे, एडिस काटे तो डेंगू, और लेडीज काटे तो लवेरिया। लैंगिक संपर्क द्वारा कुछ रोग जैसे कि सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, सिफिलिस, एड्स, ये लैंगिक बीमारी है, लैंगिक संपर्क द्वारा संक्रमित व्यक्ति में प्रवेश करता है, स्वास्थ्य व्यक्ति में प्रवेश करता है। ठीक।
एड्स का विषाणु संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलते हैं। एड्स का जो विषाणु है, वायरस विषाणु को इंग्लिश में वायरस है ना, वायरस को हिंदी में विषाणु। तो एड्स का जो विषाणु होता है वो रक्त द्वारा फैलता है, खून ब्लड एक शरीर से दूसरे शरीर में गया तो उससे फैलता है, अथवा गर्भ अवस्था में रोगी माता से या स्तनपान कराने से शिशु का एड्स ग्रस्त होना संभावित है। यानी गर्भावस्था में रोगी माता से या स्तनपान कराने से, स्तनपान माँ का दूध पी रहा बच्चा, अगर माँ को एड्स है तो बच्चा में फैल सकता है। ठीक है, चलिए। रेबीज क्या है? संक्रमित पशु कुत्ता के काटने से ये तो होता है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या होता है? एक्वायर्ड याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी का कम हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना एड्स कहलाता है। तो एड्स क्या है? ये एक कोई बीमारी है, एक प्रश्न ना। ये क्या करता है कि पूरा शरीर में जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता है, और हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है जिससे हम स्वास्थ्य है, कोई रोगाणु हम पर ये अटैक नहीं कर पाता है, हमें बीमार कोई रोगाणु या कोई जीवाणु नहीं कर पाता है, तो उस प्रतिरक्षा तंत्र के कारण वो नहीं कर पाता है कि बीमार नहीं होते, यानी कोई भी संक्रमण आ रहा है तो फैल नहीं रहा है। लेकिन ये जो एड्स है वो क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को ही खत्म कर देता है, यानी जो हमारे अंदर सिपाही है जो सूक्ष्म जीवों से लड़ता है और हमें बीमार होने से बचाता है, उसी को नष्ट कर देता है ये एड्स। और जो भी हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, उसको खत्म कर देता है, यानी आदमी एकदम कमजोर हो जाएगा। और बीमारी प्रतिरोधक क्षमता को या प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर दिया, इसका मतलब कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसेगा और हमें बीमार करता चला जाएगा। यानी एड्स हुआ तो बहुत सारा बीमारी और भी होती रहेगी। ठीक है, पूरी शरीर खत्म हो जाता है। यह एक भयानक रोग है। इसका रोगाणु HIV है। इसका जो रोगाणु है वो कौन है? HIV बैक्टीरिया। इसका जो है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस। ठीक है, इसका रोगाणु यानी जिससे रोग होता है वो कौन है? HIV रोगाणु इसका नाम है, यानी वायरस का नाम है। कौन सा वायरस? HIV। फुल फॉर्म इसका ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस, यानी पूरा इंसान को ये इन्फेक्ट कर देता है, इसलिए नाम भी रखा गया इसका ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस। ये ऐसा वायरस जो पूरा इंसान का जो भी प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरोधक क्षमता, सबको इफेक्ट करता है, सबको ये कर देता है। ठीक है, बर्बाद कर देता है। और ये संचरण होने का कारण क्या है? क्या है मतलब कैसे फैलेगा ये? तो पहला, पीड़ित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से, यानी कोई पीड़ित व्यक्ति है HIV से पीड़ित, उसको अगर स्वास्थ्य व्यक्ति के शरीर में उसका ब्लड को चढ़ाया जाए, खून चढ़ाया जाए तो फैल जाएगा। यौन संपर्क द्वारा यानी वही शारीरिक संपर्क द्वारा फैलेगा, ये संभावित है। एड्स से पीड़ित माँ से शिशु में गर्भावस्था में या स्तनपान में, या तो गर्भावस्था में भी, जब माँ का पेट में बच्चा है, माँ को अगर एड्स है तो बच्चा पोषण तो उसी से कर रहा है, माँ के शरीर से ही पोषण मिलता है पेट में, तो वहीं पे वो एड्स हो सकता है, माँ का पेट से ही उसको एड्स संक्रमित हो गया। या वहाँ नहीं हुआ तो स्तनपान द्वारा यानी माँ का दूध पिया उससे उसमें प्रवेश कर सकता है। ठीक है, एक ही इंजेक्शन यानी सुई का प्रयोग कर कई व्यक्ति के लिए करना, यानी एक ही इंजेक्शन, हमको भी एक ही वही इंजेक्शन दिया और कोई मतलब जिसका एड्स है उसको भी उसी इंजेक्शन दिया और उसी इंजेक्शन से किसी और को दे दिया तो उससे भी फैलेगा है। तो इसका निवारण क्या है? कैसे इससे बचा जाए? तो संक्रमित रक्त कभी भी ना चढ़ाए। इसलिए ब्लड जो है चढ़ाना, अंदाजी किसी का भी ब्लड को नहीं लेना चाहिए, नहीं चढ़वाना चाहिए, है ना। संक्रमित तो इसको जांच उच करा के चढ़ाना है। एक ही सुई द्वारा नशीली दवा आदि ना ले, एक ही सुई द्वारा इंजेक्शन ना ले, एक से ज़्यादा को ना दिया जाए, है ना, और नशीली दवा आदि का सेवन ना करें। ठीक है, तो ये एड्स से निवारण, इसका सही इलाज आज भी नहीं है, इसलिए निवारण ही इसका इलाज है। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करता है। कैसे कैसे प्रवेश करता है वो तो जान गए। किसी उत्तक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। तो मतलब शरीर का कौन सा अंग को वो संक्रमित करेगा,
कौन सा अंग को या ऊतक को वो खराब करेगा, डिफेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो जो संक्रमण है वो कहाँ से फैला है। यानी अगर सांस लेने के दौरान अगर फैला है, यानी नाक द्वारा गया है, सांस लिए और हवा में कोई संक्रमण था, वो अगर शरीर में घुसा है, यानी सांस लेते तो कहाँ फेफड़ा में जाता है, तो फेफड़ा को वो डिफेक्ट करेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। अगर मुंह से चला गया, यानी खाने से या पीने से चला गया, तो फिर वो आंत को प्रॉब्लम करेगा, यानी पेट में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। तो मतलब जिस अंग से प्रवेश कर रहा है वायरस, वो उस अंग को जल्दी डिफेक्ट सबसे पहले करेगा। ठीक है। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक में प्रवेश कर रहा है, नाक से प्रवेश करता है, तो संक्रमण फेफड़ों में होती है, जैसे क्षय रोग, टीबी, ये नाक द्वारा हवा से ही ज्यादातर होता फैलता है। यदि रोगाणु मुंह में प्रवेश कर रहा है, तो संक्रमण कहाँ होगा, आहार नाल में होगा, है, जैसे कि खसरा का रोगाणु आहार नाल में, और हेपेटाइटिस का रोगाणु लीवर यकृत में संक्रमण करता है। हेपेटाइटिस क्या करता है, लीवर को खराब कर देता है, लीवर में संक्रमण को करता है ना, जिससे पीलिया होता है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। विषाणु यानी वायरस जनन अंगों में से प्रवेश करता है, लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा संस्थान को हानि पहुंचाता है। तो वायरस जो है, वायरस कैसे फैलता है, तो ज़्यादातर ये जनन अंगों द्वारा फैलता है, लेकिन ये पूरा शरीर को बर्बाद कर देता है, पूरा शरीर के ग्रंथियों में फैल जाता है और प्रतिरक्षा तंत्र को हानि पहुंचाता है। ठीक है। इसी तरह मलेरिया के रोगाणु त्वचा, मलेरिया के तो त्वचा चमड़ा से फैल जाता है ना, त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये मलेरिया क्या करता है, लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। त्वचा द्वारा जाता है चमड़ा द्वारा, यानी मच्छर काटा तो कोई चमड़ा में ही काटा, कहीं पे भी काट सकता है, तो वहाँ प्रोटोजोआ मच्छर छोड़ जाती है और उसी से फिर मलेरिया अंदर प्रवेश करेगा। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वार, एक होता है जापानी मस्तिष्क ज्वार का विषाणु, ये जो वायरस होता है, ये मच्छर के काटने से त्वचा में प्रवेश करता है, त्वचा से प्रवेश करता है और मस्तिष्क ब्रेन को संक्रमित कर देता है। तो एक जापानी मस्तिष्क ज्वार यानी ब्रेन ज्वार जो होता है, ब्रेन डिजीज, दिमाग में चढ़ जाता है, वो कहते हैं बुखार दिमाग में चढ़ गया, तो वो मच्छर के काटने से वो भी होता है। और वो मच्छर काट के विषाणु चमड़ा में छोड़ दिया, कोई भी कहीं पे भी, कोई भी त्वचा में कहीं पे भी, लेकिन वो डायरेक्ट अटैक करता है, मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, दिमाग तक, है ना, ब्रेन तक पहुंच जाता है और उसको खराब कर, संक्रमित कर देता है। ठीक है। उपचार का नियम अब देखते हैं, क्या क्या तरीका है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या 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 प्रिंसिपल है। रोगों के उपचार के उपाय दो प्रकार के हैं, उपाय दो प्रकार के हैं, यानी दो तरह से उपचार कर सकते हैं। एक रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार, यानी रोग का जो लक्षण उसको कम करने का एक उपचार है, और रोगाणु को मारने का उपचार, यानी एक बीमारी को ठीक करने का उपचार, और एक बीमारी क्यों हुआ, किसके कारण बीमारी हुआ, उस रोगाणु को मारने का उपचार। दो तरह का उपचार होता है, एक एंटीबायोटिक से और एक दवाई से। दवाई क्या करेगा, बीमारी ठीक करेगा, एंटीबायोटिक क्या करेगा, मारेगा उसको खोज खोज करके जो बीमार किया तुमको। ठीक है। तो समझते हैं रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार कैसे करते हैं। तो पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द या दस्त आदि। बुखार है, दर्द है, दस्त है, तो उसको कम करने के लिए पहले दवा दी है, इसको खाओ तो बुखार कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, दस्त कम हो जाएगा। हाँ, हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य होने में सहायक होगी। और हमें क्या कर, दवा हुआ लेने के बाद क्या बोलते हैं कि 2 दिन आराम करो, 4 दिन बेड रेस्ट लो, तो ये आराम करने से भी ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा हमारे शरीर में इकट्ठा रहेगा, नष्ट नहीं होगा, तो जल्दी स्वास्थ्य होंगे, इसलिए आराम रहने को कहा जाता है। ठीक है। तो ये रोग का है, रोग को कम करने का उपचार है कि दवा दिए और आराम थोड़ा कीजिए। ठीक है, वो बीमारी ठीक करने का, लेकिन रोगाणु को मारना जरूरी है, नहीं तो फिर हो जाएगा। है, रोगाणु मारने के लिए उपचार क्या है, तो रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक क्या कर रहा है, किसी से बीमारी हुआ, सर्दी हुआ तो किसके कारण हुआ, हैजा हुआ तो किसके कारण हुआ, उसको खोज खोज के शरीर में मारेगा उसको। है, उदाहरण जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक, या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनगोना वृक्ष के छाल से प्राप्त कोकून का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीबायोटिक या मलेरिया परजीवी, मलेरिया को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष, याद रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, मलेरिया का जो वायरस है उसको मारने के लिए सिनकोना वृक्ष का छाल से प्राप्त कुनैन का उपयोग किया जाता है ना, कुनैन का उपयोग किया जाता है, तो सिनकोना वृक्ष के छाल का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। है, तो ये एंटीबायोटिक लेकर के उसको मारा जाता है, नष्ट किया। ये दो तरह का उपचार होता है, एक बीमारी ठीक हुआ और एक नष्ट किया उस सूक्ष्म जीव को जिससे हुआ है। निवारण का सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, निवारण वो तो इलाज का सिद्धांत था,
है ना। उपचार का सिद्धांत था। अब निवारण का सिद्धांत क्या है? तो निवारण का सिद्धांत वाला है सामान्य विधि एक है और एक रोग विशिष्ट विधि, यानी हर बीमारी का अलग अलग निवारण का विधि, और एक सामान्य विधि ऐसा विधि अपनाए जिससे कोई बीमारी जल्दी प्रवेश ना करे शरीर में। तो सामान्य विधि में क्या है कि रोगों का निवारण करने के सामान्य विधि रोगी से दूर रहना, रोगी से दूर करना है, रोगी से दूर करना, दूर रहना नहीं, दूर करना। रोगों का निवारण करने का सामान्य विधि क्या है कि रोगी से दूर करना है, मान बीमारी से, रोगों से दूर करना होना चाहिए, रोगों से दूर, रोग से दूर रहना है। वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो खास करके अभी के दौर में जब कोरोना आ गया है तो थोड़ा सा बचना चाहिए वो सबसे, ठीक है। ताकि एक से एक आदमी रहेगा, कौन किसके पास कौन सा है, कौन टीबी है तो कौन क्या है, कौन है, किसी तरह फैल जाएगा। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए, है ना। ये सामान्य विधि क्या है कि ऐसा कुछ करो कि जिससे कि बीमार हो ही ना, माने कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश ही ना करे, ठीक है। मन भीड़ भाड़ से दूर रहो, रोगी से दूर रहो। इसी प्रकार रोगवाहक सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया से बचने के लिए आप आवास के आसपास मच्छर को पनपने ना दें, पानी साफ पिए, भोजन सही करे, है ना। तो ये सब सामान्य विधि है जिससे कि कोई भी बीमारी जल्दी प्रवेश नहीं करेगा शरीर में। और रोग विशिष्ट क्या है? तो रोगों को रोकथाम का उचित उपाय है कि प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनिसेशन यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा थोड़ा है, या टीकाकरण। इस विधि से रोगाणु स्वास्थ्य व्यक्ति में शरीर में डाल दिए जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती है और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती है और उसे मार देती है। तो ये टीकाकरण के द्वारा है। टीकाकरण क्या है बाबू? टीकाकरण का मतलब होता है यहाँ बेवकूफ़ शरीर को बनाया जाता है। कैसे? तो जैसे वायरस का टीकाकरण हो रहा है, कोरोना, या पोलियो का टीकाकरण। तो पोलियो का टीकाकरण या वायरस का टीकाकरण, इसमें क्या होता है, जिससे बीमारी हो, जिस वायरस से हो रहा है उसी वायरस का दवा बनाकर शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, उसी को थोड़ा कमज़ोर करके, उसी वायरस को, उसी जीवाणु वायरस को कमज़ोर थोड़ा कर दिया और या उसको नष्ट करके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। अब शरीर में जैसे प्रवेश किया तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो सिपाही है, वो उसको मारने का प्रयास करने लगता है और उसके लिए अलग अलग कोशिका निर्माण करता है कि ये वायरस घुस गया है शरीर में, इसको नष्ट करो। और उसको, ये तो नकली वाला है, लेकिन क्या है, उसको मारते मारते क्या हो जाता है, शरीर सीख जाता है उसको नष्ट करना, उसको मारना और उसको पहचानना कि ये वायरस है। कैसा वायरस है, को किस तरह से मारेंगे जो ये मरेगा, शरीर को प्रभावित नहीं करेगा। तो उसके लिए अलग अलग कोशिका निर्माण होता है और समझ जाता है कि इस वायरस को कैसे मारना है, तो मरने का तरीका समझ जाता है। नकली वाला अगर मारने ना सके तो भी शरीर को कोई नुकसान नहीं, और अगर मार दे तो फिर बढ़िया है। तो ये नकली वाला को मारना सीख जाता है। उसके बाद ओरिजिनल वाला जब वायरस घुसता है, कहता है तोरा जैसे जैसा को हम बचपने में मारे हैं, पूरा तैनात रहता है, धुन देता है शुरू में, माने बीमारी होने नहीं देता है। अब ये जो रहता है, अगर टीकाकरण नहीं लीजिएगा तो फिर शरीर जानबे नहीं करेगा, पहचानबे नहीं करेगा कि कौन कैसा वायरस होता है, तो कैसे मारेगा उसको। अचानक शरीर में प्रवेश करेगा, ओरिजिनल वाला मार देगा आप ही को, है। इसलिए टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण से क्या होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, शरीर का अंदर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो उस बीमारी से, उस वायरस से, उस जीवाणु से लड़ने का प्रैक्टिस कर लेता है, सीख जाता है कि इस जीवाणु, ये जो जीवाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो हम मारेंगे इसको कैसे, है। तो किस किस का टीकाकरण होता है, तो टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए टीके उपलब्ध है। ये सब का टीकाकरण है। अभी ये कोरोना का भी बच्चों को डीपीटी का टीका दिया जाता है, डिप्थीरिया, जिसको डिप्थीरिया के लिए डीपीटी का दिया जाता है बच्चों को, है ना। कुकुर खांसी के लिए दिया जाता है, टिटेनस के लिए दिया जाता है ना। तो ये सब टीकाकरण बच्चे को दिया जाता है, बचपन छोटे से ही पैदा हुआ तब से ही टीका लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सब टीका लेना चाहिए ताकि आगे चल के बच्चे को किसी प्रकार का कोई बीमारी, कोई संक्रमण फैलने की आशंका ना हो। अब बीमारी सीखते हैं, क्या क्या बीमारी, कौन कौन सा चीज सूक्ष्म जीव से होता है और वो फैलता कैसे है और उसका लक्षण क्या है, ठीक है। तो यहाँ रोग देखेंगे, डिजीज, मलेरिया जैसे है। सूक्ष्म जीव कौन सा सूक्ष्म जीव से होता है, वाहक, फैलता कैसे है और इसमें क्या होता है, उसका प्रभाव, यहाँ पे प्रभाव, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं। सबसे मलेरिया देखते हैं। मलेरिया होता है प्रोटोजोआस बाबू, है ना, मादा एनीफिलीज मच्छर है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से, मच्छरनी का काटने से, है ना। कंपकपी और ज्वर, मतलब कपकपी ज्वर यानी थरथराहट और बुखार। टाइफाइड लक्षण है वो, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से ये कोकरोच से फैलता हुआ वाहक है। तेज बुखार और आंतों में संक्रमण, तेज बुखार होगा ना, आंत छोटी आंत बड़ी आंत, ये जो है आंत उसमें संक्रमण हो जाता है। एड्स वायरस द्वारा फैल होता है। इसका वाहक कोई नहीं, वाहक मैंने कोई जीव द्वारा ये फैलता नहीं है, ये डायरेक्ट शारीरिक संपर्क ब्लड का इधर उधर होने से फैलता है, ठीक है। लसिका ग्रंथियों को ये खराब कर देता है, यानी पूरा शरीर को नष्ट करेगा धीरे धीरे। डेंगू वायरस से होता है, मादा एडिस मच्छर से होता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ मादा एडिस मच्छर है ना, मादा। ये क्या करता है, सिर दर्द और बुखार होगा इससे, लक्षण उसका है। वर्म यानी कि जोंक जो रहता है, कृमि, आंत में ये दिक्कत करेगा और पेट में दर्द होगा इसके कारण, है ना। काला जार प्रोटोजोआ से होता है, ये दिमाग में बुखार कर देगा, है, दिमाग में सीधे चल जाएगा बुखार। कृमि आंत को, एस्केरिया आंत में, एस्केरिया यानी आंत में एक्सक्रिया, ये नाम है जो है ना, तो उससे फैलता है। आंत में जो कृमि है उससे होता है और पेट में दर्द होगा इसके कारण। SARS सार्स ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। और स्वाइन फ्लू ये सुअर तथा मानव दोनों से फैलता है, ये बुखार फैलाती है स्वाइन फ्लू, है ना। बर्ड फ्लू एक था, वो पक्षी में होता है, बुखार फैलता है इससे। इबोला वायरस है, इबोला वायरस ये बुखार फैलाता है। अभी कोरोना का छपाया नहीं है ना, अब छपा जाएगा। तो ये सब था, अब तो प्रश्न बैंक आ गया है, मतलब खत्म, कहानी हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा चैप्टर, पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करिए इस एक ही वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आए। नेक्स्ट पढ़िए, कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर जो है कौन सा लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।